वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। ग्रेविटेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने इनिशियली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए टॉपिक्स को। उसमें से हमें ये पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया है, तीसरा पार्ट जो था ये भी खत्म कर दिया है। ये डायरेक्टली लिया क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में थे। अभी है सेकंड लॉ, सेकंड टॉपिक जो है केपलर्स लॉ। ठीक है, अभी मैंने इसके ये केपलर्स लॉ आपको समझनी चाहिए। केपलर्स लॉ क्यों यहाँ पे लिए इसके पहले वीडियो में मैंने बताया, वहां पे आप जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मैंने सब कुछ दिया है। अभी पढ़ते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ बेसिकली याद रखने के लिए आपको बस इतने 3 वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले 3 लॉ है केपलर्स के लॉ, इसको याद कैसे रखना है। केपलर को हम लिखते कैसा है कि ऐसा लिखते हैं ना, तो इसको ऐसा कर देना 3। तो ये सीधी चीज होगी, केपलर के 3 लॉ है। अब 3 लॉ है कौन से, तो इसको याद रखने के लिए बस इतना याद रखना है। पहला है ऑर्बिट, दूसरा है एरिया, तीसरा है टाइम पीरियड। तो आप OAT भी याद रख लिया ना, तो देखो क्या होगा BOAT बोट। सीधी सीधी बात है, केपलर के 3 लॉ है तो के बी जैसा लिखता है। OAT ऑर्बिट, एरिया, टाइम पीरियड, ये बस शॉर्ट कोड है आपको याद रखने के लिए। नहीं तो रटते बैठेंगे आप तो कुछ मतलब है नहीं, रट के आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बाद में बोर हो जाएंगे। तो सिर्फ बोट याद रखना, केपलर बोला तो बोट याद रखना। कैसे, तो के का 3 बन जाएगा, 3 लॉज है। कौन से लॉज है, तो बचा हुआ OAT, तो ऑर्बिट, एरिया एंड टाइम पीरियड। अब ये है क्या, तो हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं। पहले आप इतना याद रखो, ठीक है। अभी केपलर के 3 लॉ है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो ये केपलर क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसमें केपलर का क्या है, देखो हम आज बुकिश डेफिनेशन याद नहीं रखेंगे, पहले मतलब समझ लेंगे। बुकिश डेफिनेशन आप किताबों में रट सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि सोलर सिस्टम में हर कोई प्लैनेट, अभी देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसका क्या कहना है कि हर कोई प्लैनेट सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूमता है। बट घूमता कैसे है, ऑर्बिट का शेप बताया उसने। तो उसने कहा है इफ दिस इज सन, ये अगर सन है तो हर कोई प्लैनेट जो रहेगी, कितने प्लैनेट हमारे इसमें 8 9, कितने प्लूटो को तो अभी प्लैनेट नहीं बोलते हैं, इसलिए हर एक प्लैनेट सन के अराउंड घूमेगा। तो कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा, जो रहेगी इलिप्स। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब हर कोई प्लैनेट सन के अराउंड, इफ दिस इज सन, ये अगर सन है तो ये प्लैनेट कैसे घूमेगा, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा। एलिप्टिकल मतलब कैसा शेप होता है, ऐसा वाला, ठीक है, इसको कहते हैं एलिप्टिकल। तो हर एक प्लैनेट, सो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन ऑर्बिट ऑफ एलिप्टिकल शेप। ये पहला वाला क्या है, केपलर का लॉ। ठीक है, इतना समझ गया। पहला लॉ क्या होता है, ऑर्बिट का शेप, जो कि हमें पता है एलिप्टिकल है, ये केपलर ने बताया। ठीक है, अभी पहला लॉ याद हो गया आपको। अभी दूसरा लॉ, अब दूसरा लॉ है एरिया का। ठीक है, अभी लॉ ऑफ एरिया इजी है बहुत, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसको मैं मिटा के लिख दूं, लॉ ऑफ एरिया। तो अभी देखिए ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि किताब में बस ऐसी कुछ डायग्राम दी रहती है, ऐसी डायग्राम दी रहती है, ऐसा कुछ दिया रहता है, बट समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ कैसे रहता है लॉ ऑफ एरिया। तो देखो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो समझ लेते हैं। इफ दिस इज सन, ये अर्थ है, तो जैसे पहला लॉ बताया उसके हिसाब से हम ऑर्बिट निकाल लेंगे। ऑर्बिट रहेंगी एलिप्टिकल, ठीक है, सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। तो मैं इमेजिन करता हूं कि अर्थ यहां से तो यहां 1 महीने में गई, अपने ऑर्बिट में 1 महीने में यहां से यहां गई। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहां से एक रेडियस निकालता हूं ऑर्बिट में से अर्थ को कनेक्ट करने वाला। फिर जब 1 महीने बाद, यहां पे लिख दो 1 मंथ, 1 महीने बाद अर्थ यहां पे चली गई, यहां से तो यहां तक, तो मैं इसको और एक रेडियस निकालता हूं। ठीक है, ये हुआ हमारा रेडियस। तो रेडियस ने क्या किया, इमेजिन कर लो यहां से रेडियस ऐसा स्वीप हुआ है। स्वीप मतलब समझते आपको, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। तो ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ने ऐसे झाड़ू लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया है, ये रेडियस है, रेडियस ने क्या किया, झाड़ू लगा के एक एरिया बनाया है।
तो उस एरिया को मैं ऐसा शेड बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला वाला रेडियस था, तो रेडियस घूम के यहाँ पे गया तो उसने इतना एरिया बना लिया है, तो मैं इस एरिया को नाम देता हूं ए। समझ मैंने ए दे दिया। तो देखो इतने टाइम में, 1 महीने में उसने ए एरिया कवर कर लिया है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब मैं इमेजिन करता हूं अर्थ कहीं और दूसरी जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 मंथ टाइम लिया, तो यहाँ पे भी 1 मंथ ही लेना है मुझे। तो मैं देखूंगा एक, अब रेडियस निकाल लिया मैंने, ये कुछ होगा, तो 1 महीने बाद अर्थ कहाँ पे गई ये देखूंगा मैं। तो इमेजिन कर लो, तो यहाँ तक आ गई सपोज अर्थ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकालूंगा मैं। तो अभी भी रेडियस ने फिर से झाड़ू मार दिया है, स्वीप्स एरिया स्वीप कर लिया है, तो इस एरिया को मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। तो फिर अब इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे सस्पेंस क्लाइमेक्स यहाँ पे आता है। केपलर का कहना है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल रहेगा, तो ये भी ए ही रहेगा। अब ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा तो केपलर ने कहा है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो हम बस इतना समझ लेते हैं, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस कनेक्टिंग द सन एंड द प्लैनेट इन इक्वल टाइम आर इक्वल। मतलब जो एरिया रहता है, जो कवर करता है प्लैनेट, इक्वल टाइम में 1 महीने में इतना एरिया कवर कर लिया, यहाँ पे 1 महीने में इतना एरिया हो गया है, तो दोनों का एरिया इक्वल ही आता है, ऐसा केपलर ने कहा है। तो अभी आपको कंफ्यूजन इतना हुआ कि यहाँ पे इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे तो वो छोटा दिख रहा है, अभी एरिया इक्वल कैसे हुआ? और यहाँ पे तो 1 महीने में बस इतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये कैसे हुआ? तो ये आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, आगे तो आएगा, बट फिलहाल इतना समझ लो कि अर्थ जब दूर रहती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है। मैंने पहले बताया, आर अगर बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम, तो यहाँ पे प्लैनेट धीरे धीरे आगे जाता है। यहाँ पे रेडियस डिस्टेंस कम है ना, तो फोर्स बढ़ गया तो प्लैनेट जोर से आगे जाता है, तो ज्यादा स्पीड में रहा तो ज्यादा आगे जाएगा ना, ज्यादा पाथ कवर कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बट इफेक्टिवली आगे होता क्या है, ये दोनों एरिया इक्वल रहते हैं, मतलब the area swept by the radius vector joining sun and the planet is equal in equal interval of time। ये है बुक की डेफिनेशन, तो आप रट सकते हैं कभी भी, उसमें तो आपको आता ही रटना। बस पहले इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट क्या ही समझ लेना, ये ठीक है, ये आपको समझ गया। अब है ये अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं एक वीडियो डिटेल में बताऊंगा इसके लिए कि क्यों इक्वल है, बट फिलहाल इतना ही समझ लो। अब ये होगा सेकंड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सबसे इजी है और हर एक न्यूमेरिकल जो केपलर के ऊपर पूछते हैं वो थर्ड लॉ से ही आएंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। तो थर्ड लॉ हम समझ लेते हैं, टाइम पीरियड का लॉ, ठीक है। मैथमेटिकली केपलर ने सीधा सीधा बोला है, टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। बस इतना है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको क्या है, तो सीधी सी बात है, ये है सन, ये है अर्थ, ये घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छे से डायग्राम निकालो थोड़ी देर, ये है सन, ये है अर्थ, ये है अर्थ, इसके बीच में का डिस्टेंस है आर। तो अर्थ को घूमकर आने के लिए कुछ टाइम लगता होगा, तो हमारे केस में क्या होता है, 1 साल लगता है ना, 365 डेज, तो हमने उसको 1 ईयर बोल दिया है। तो अब ये डिस्टेंस देखिए, अगर अर्थ का एक दिन मूड हो गया कि मैं ये ऑर्बिट में घूम के बहुत बोर हो गई हूँ, तो मुझे कहीं और दूसरे ऑर्बिट में घूमना है, एक रास्ते में जाना बहुत बोर हो रहा है, तो अर्थ ने यहाँ से छलांग मार दी और ये आर डिस्टेंस और आर पे चली गई, यहाँ पे कूद के, तो कितना हो गया, आर डिस्टेंस और आर डिस्टेंस बढ़ गया, 2r हो गया। अब नई ऑर्बिट क्या बनेगी, ये बनेगी। तो नई ऑर्बिट अगर चेंज हो गई तो लंबा सफर काट रही है अर्थ, तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा ना अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट, ठीक है। तो फिर अभी पहले टाइम 1 साल लगता था, अभी कितना लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी लग सकते हैं ना। हमें कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमको प्रोवाइड किया है केपलर ने उसके थर्ड लॉ में। उसका कहना है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बस इतना, मतलब अगर रेडियस इतने से बढ़ेगा तो टी इतने से बढ़ेगा। अब ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं समझेगा क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो बाद में हम देखेंगे, पहले इतना समझ लो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये है केपलर का थर्ड लॉ। तो हमें 3 लॉ सीक्वेंशियली समझ लिए है। पहला लॉ है, अब रिवाइज कर लेते हैं पहला लॉ, अब पॉज करके याद करके देखो, नहीं आए तो अभी रिज्यूम कर लेना, ठीक है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसमें शेप बताएं,
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया, इसमें पता है कि एरिया इक्वल रहता है, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब आपको ये और डिटेल में नहीं समझेगा तो फिर से जाओ वीडियो पहले से देखो और समझ लो केपलर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बस इस थर्ड लॉ पे, ये दोनों पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। और ये केपलर्स लॉ को इजीली अंडरस्टैंड ध्यान रखने के लिए कोड बताया मैंने, बोट, इसको याद रखना। बोट के का 3 बन जाता है तो 3 लॉ है तो वो बी जैसा दिखता है। OAT मतलब ऑर्बिट एरिया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला है ही स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। ये हमको यहाँ पे बस बताया है। इसके अलावा और आपको इसमें कोई बेसिक चीज नहीं समझी होगी तो आप मेरे पहले वीडियोस जाके देख लो, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है, मैंने बेसिक चीजें कवर की है। तो ये आज का बस सेकंड टॉपिक वीडियो यही खत्म कर देते हैं, थर्ड टॉपिक में ग्रेविटेशन आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके।